आज हम एक दल के प्रभुत्व का दौर में विपक्षी पार्टियों का उद्भव के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक बालकों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आज का वीडियो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, उसकी बात पर गौर करेंगे तो आपको इस टॉपिक में से बोर्ड की परीक्षा में एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं कि विपक्षी पार्टियों का उद्भव। आपने अपने पूर्व वीडियो में देखा कि 1952 के जो चुनाव हैं उसमें 57 के चुनाव और 62 के चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। अब आप सोच रहे हैं क्या उस समय विपक्ष नहीं था? उस समय विपक्ष था, बहुत सी विपक्षी पार्टियां थी और ये जो पार्टियां हैं इन्होंने सक्रिय विपक्ष की भूमिकाएं निभाई। हमारे भारत में जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो उस समय की जो बहुत सी ऐसी पार्टियां थी जिनका गठन या तो आज़ादी से पूर्व ही हुआ था या फिर आज़ादी के तुरंत बाद या फिर 1960 या 70 के दशक में इनका गठन हुआ था। इस प्रकार से भारतीय चुनावी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, हालांकि इन पार्टियों को प्रथम 3 आम चुनाव में कोई व्यापक सफलताएं नहीं मिली, लेकिन फिर भी इन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपना दबदबा, अपना मत प्रदर्शित करते रहे और इन्होंने एक सक्रिय जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाई ताकि सरकार अपनी कार्रवाई सही तरीके से कर सके। इन विपक्षी पार्टियों में से हम बात करें प्रमुख विपक्षी पार्टियां उस समय की, तो पहली जो पार्टी है जिसके बारे में हम बात करते हैं उसका नाम है सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी ये जो पार्टी है विद्यार्थियों, इस पार्टी के देखें तो इसका जो चुनाव चिन्ह है वो था बरगद का पेड़। क्या था? बरगद का पेड़। इस पार्टी का गठन देखें, क्या देखें गठन, तो वो हुआ था 1948 में। क्या हुआ था? 1948 में हुआ था। वैसे देखा जाए तो सोशलिस्ट पार्टी, ये यूं कहें समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के अंदर ही, किसके अंदर? कांग्रेस के अंदर ही 1934 में। कब? 1934 में कांग्रेस के कुछ युवा जोशीले नेताओं ने परिवर्तन गामी व समतावादी विचारधारा को लेकर किया था और ये पार्टी प्रारंभ में कांग्रेस के अंदर ही शामिल थी, लेकिन 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी ने
अपने संविधान में क्या कर दिया, बदलाव किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने संविधान में बदलाव किया और इस बदलाव में ये किया गया कि कोई भी व्यक्ति दो पार्टियों की सदस्यता नहीं रख सकता। इस कारण इस पार्टी की विचारधारा, यानी इस विचारधारा, समाजवादी विचारधारा से संबंधित कांग्रेस के नेता को मजबूरन अलग होकर 1948 में क्या बनानी पड़ी, सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। और ये जो पार्टी है, इस पार्टी की जो विचारधारा थी, क्या थी विचारधारा, वो थी समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना, समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना इसकी विचारधारा थी। इस पार्टी को भारतीय चुनावी परिप्रेक्ष्य में कोई खास सफलता नहीं मिली। सन 1955 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने एजेंडे में समाजवादी लोकतांत्रिक समाज के गठन का विचार रख दिया और इनका विचार रखते ही जो सोशलिस्ट पार्टी है उसका अस्तित्व क्या हो गया, खतरे में पड़ गया और ये पार्टी कई टुकड़ों में बिखर गई, जिनमें पर बात करें तो आएगा सोशलिस्ट मजदूर प्रजा पार्टी, सोशलिस्ट मजदूर प्रजा पार्टी। दूसरा आता है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इन पार्टियों में क्या हुई, ये पार्टी बिखर गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इस पार्टी की झलक हमें वर्तमान में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, यूनाइटेड जनता दल, सेक्युलर में देखने को मिलती है। यानी कि 1948 की सोशलिस्ट पार्टी की झलक वर्तमान में अगर हम देखें, उसकी विचारधारा को देखें तो उसकी विचारधारा से मिलती जुलती विचारधारा वाली पार्टियां जो वर्तमान में भारतीय राजनीति में सक्रिय है, उनमें समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, जनता दल सेक्युलर है। अब देखिए बात को कि ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी इसके नेता कौन कौन थे, इनके प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले नाम आता है जयप्रकाश नारायण। क्या नाम आता है, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया। ये जो हमारे सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे, यानी कि प्रारंभ में इन नेताओं ने लेकर सोशलिस्ट पार्टी आगे बढ़ पाई।
तो ये थी हमारी पहली पार्टी। तो आपको जो मुख्य मुख्य बातें दिमाग में रखनी है उनमें है कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, 1948 में हुआ। इसका चुनाव चिन्ह क्या था, बरगद का पेड़। और ये पार्टी किसके अंदर थी, पहले कांग्रेस के अंदर थी। कब, 1934 में। 1928 में अलग इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस ने अपने संविधान में परिवर्तन कर दिया था कि अन्य विचारधारा के लोग दोहरी सदस्यता नहीं रख सकते, यानी दो पार्टियों की सदस्यता नहीं रख सकते। इसलिए समाजवादी विचारधारा वाले लोगों को अलग होकर इस पार्टी का क्या करना पड़ा, गठन करना पड़ा। अब हम बात करते हैं दूसरी पार्टी की। तो दूसरी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि सन 1917 में रूस में, कहा, रूस में क्या हुआ था, बोल्शेविक क्रांति यानी कि साम्यवादी क्रांति हुई थी। और इस क्रांति के कारण भारत में भी कुछ युवा जोशीले लोगों द्वारा 1920 में, कब, 1920 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में साम्यवादी विचारधारा फैली। प्रारंभ में ये जो पार्टी है, इसके जो नेता हैं जो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे, वो कांग्रेस के अंदर ही सम्मिलित थे। कालांतर में 1941 में नाजी जर्मनी के विरुद्ध इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन का सहयोग देने की सिफारिश की, यानी कि सहयोग को बढ़ा देने का प्रयास किया। और इसी के कारण ये पार्टी यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या हो गई, कांग्रेस विचारधारा से यानी कांग्रेस से अलग हो गई। अगर हम देखें कि उस समय की जितनी भी विपक्षी पार्टी थी, उन पार्टियों में से केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको शॉर्ट में अपन CPI कहेंगे, के पास ही भारत में एक मजबूत नेटवर्क यानी कि कार्यकर्ता व कैडर मौजूद था। देश 1947 में जब आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ, तो इस पार्टी ने इसे सच्ची आजादी नहीं माना। क्या नहीं माना, सच्ची आजादी नहीं माना। और इस पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। और इसके अंतर्गत इन्होंने भारत के वर्तमान तेलंगाना क्षेत्र में जगह जगह आगजनी हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन जनता का सहयोग नहीं मिलने के कारण कालांतर में इस पार्टी ने हिंसक विद्रोह की राह छोड़कर सामान्य राह को अपनाया। और 1952 के आम चुनाव में यह पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी
पार्टी के रूप में उभरी। अब आपको बता दूं कि आपको पहले बताया गया था कि प्रथम आम चुनाव में दूसरी सर्वाधिक सीटें किस पार्टी ने अर्जित की, वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और इसने 16 सीटें प्राप्त की थी। कितनी सीटें? 16 सीटें प्राप्त की थी। किसने? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। बालकों, 1964 में चीन और सोवियत संघ दोनों ही साम्यवादी विचारधारा से संबंधित राष्ट्र थे, लेकिन दोनों में ही अलगाव होने के कारण भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है वह दो विचारधाराओं में क्या हो गई? बिखर गई। यानी इस पार्टी को बड़ी टूट का सामना करना पड़ा और ये पार्टी दो भागों में बट गई, एक सीपीआई, एक सीपीआईएम, सीपीआई और एक सीपीआईएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये, और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। क्या है? मार्क्सवादी। यानी कि जो पुरानी पार्टी थी वो सोवियत साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी, और जो पार्टी सोवियत साम्यवादी विचारधारा से अलग मत रखती थी उन लोगों ने इस पार्टी से अलग होकर क्या बना ली? सीपीआईएम बना ली। सीपीआई का जो चुनाव चिन्ह है वो है हंसिया व बाली, यानी गेहूं की बाली, जिसको अपन सामान्य भाषा में दरांती कहते हैं। दरांती और बाली। इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसमें हंसिया और बाली ये तो रही, लेकिन इसके साथ में उन्होंने तारा और जोड़ दिया, यानी कि स्टार को और जोड़ दिया। इस प्रकार से इस पार्टी का विभाजन कब हुआ? 1964 में। आपको जो बात दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई? तो भारत में ये 1920 में अस्तित्व में आई, और ये जो पार्टी है कांग्रेस के साथ ही मिलते हुए कार्य किया, जब तक फिर 1941 में नाजी जर्मनी को लेकर ये पार्टी कांग्रेस विचारधारा से अलग होकर इन्होंने ब्रिटेन का सहयोग करने का क्या किया? फैसला किया और अलग हो गई। और 1964 में इसमें क्या हुआ? विभाजन हुआ। इसके उस समय के प्रमुख नेता की बात करें, प्रमुख नेताओं की बात करें तो प्रमुख नेता में आएगा ए के गोपालन, डांगे, EMS नबूदरी पाक, अजय घोष, पी सुंदरिया, ये इसके क्या थे? प्रमुख नेता थे। तो अगर आपको पूछा जाए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन कौन थे? ए के गोपालन, डांगे, EMS नवोदीपात, जो ये जो है ये आपको पता होगा कि 1957 में अपने केरल राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। तो ये थी दूसरी उस समय की प्रमुख विपक्षी पार्टियां। ये जो पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अगर हम भारतीय पटल पर देखें तो किन राज्यों में ज्यादा समर्थन मिला, तो उन राज्यों की बात करें तो बात को आता है केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा जो क्षेत्र है वहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को व्यापक समर्थन मिला। आपको पता होगा ज्योति बसु जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे,
वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ही संबंधित थे। तो ये क्षेत्र इस पार्टी का क्या रहा, गढ़ रहा। अब बात करते हैं तीसरी पार्टी के बारे में। और ये महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए। अब अपन बात करते हैं तीसरी पार्टी की, यानी कि जनसंघ। जनसंघ पार्टी जो है यह है 1951 में। कब? 1951 में इस पार्टी का क्या हुआ, गठन हुआ। इसके संस्थापक व अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इन्होंने इस पार्टी का क्या किया, गठन किया। वैसे देखा जाए तो इस पार्टी की झलक पूर्व में जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में देखी जा सकती है। राष्ट्रीय सेवक संघ में देखी जा सकती है, यानी कि आरएसएस और हिंदू परिषद में इस पार्टी की झलक देखी जा सकती है। इस पार्टी का मुख्य जो ध्येय था, इस पार्टी का जो मुख्य ध्येय था वो बालकों मोस्ट है, कई बार पूछा जाता है। एक देश एक संस्कृति व एक राष्ट्र, ये इस पार्टी का मुख्य ध्येय था। एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र की बात कहने वाली जो पार्टी थी वो जनसंघ पार्टी थी। इस पार्टी ने, इसका जो उद्देश्य था, अखंड भारत का निर्माण, अखंड भारत का निर्माण, यानी कि इस पार्टी ने कहा कि देश का विभाजन हो गया था, फिर भी ये चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान एक होकर अखंड भारत का क्या करें, निर्माण करें। तीसरा, अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को, किसको? हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा का क्या मिले, दर्जा मिले। कि पैरवी करने वाली जो पार्टी थी वो कौन सी थी? भारतीय जनसंघ, यानी भारतीय जनसंघ, यानी अंग्रेजी को हटाकर हिंदी आंदोलन की पैरवी करने वाली जो पार्टी थी वो हमारी क्या थी? जनसंघ। 1964 में जब चीन ने परमाणु परीक्षण किया, क्या किया? परमाणु परीक्षण किया, तब इस पार्टी ने मांग रखी कि भारत को भी विपक्षी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पड़ोसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए तत्काल इस दिशा में एक कदम उठाने चाहिए, यानी कि भारत को भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए। बालकों, प्रारंभ में इस पार्टी को यानी कि 1952 के चुनाव में कोई व्यापक सफलता नहीं मिली। इसको 1952 के चुनाव में 3 सीटें और 1957 के चुनाव में 4 सीटें प्राप्त हुई। कितनी? 52 में 3 और 57 में 4 सीटें। कालांतर में हम देखते हैं कि वर्तमान में जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वह इसी पार्टी के रूप में 1980 में अस्तित्व में आई। कब आई? 1980 में। जनसंघ से क्या बनी थी? बीजेपी, भारतीय जनता
पार्टी बनी और उसके जो अध्यक्ष थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। जनसंघ का चुनाव चिन्ह है वो था जलता दीपक। क्या था? जलता दीपक। ये जनसंघ का चुनाव चिन्ह था। इसके प्रमुख नेताओं की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधोक इसके क्या थे? प्रमुख नेता थे। अब आगे बात करते हैं हम चौथी पार्टी के बारे में, जो पार्टी स्वतंत्रता के इर्द गिर्द विपक्ष के रूप में उपस्थित रही और वो पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी। क्या थी? स्वतंत्र पार्टी। तो बात करते हैं स्वतंत्र पार्टी की। स्वतंत्र पार्टी स्वतंत्र पार्टी। इस पार्टी का गठन 1959 में हुआ। इसके जो प्रमुख सदस्य थे या संस्थापक थे उनमें नाम आता है सी राज गोपालाचारी। सी राज गोपालाचारी, मीनू मसानी, के एम मुंशी, ये इसके संस्थापक सदस्य थे। और ये जो पार्टी है वह कांग्रेस से ही अलग होकर अस्तित्व में आई थी। किससे अलग होकर? कांग्रेस से अलग होकर अस्तित्व में आई। कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन के बाद अपने विचारधारा में जमीन हथबंदी, सार्वजनिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात कही। इस पार्टी ने इस बात का विरोध किया और ये पार्टी अस्तित्व में आई। और इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो था अपने स्टार। क्या था? स्टार था, यानी तारा इसका चुनाव चिन्ह था। और इस पार्टी को जो धनाढ़ लोग हैं उन्हीं का समर्थन हासिल था, लेकिन ये पार्टी चुनाव में कोई कारगर सफलता अर्जित नहीं कर पाई। तो बालकों, आज हमने जाना कि विपक्षी पार्टियों का उद्भव में समाजवादी पार्टी यानी सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ और स्वतंत्र